Assalamu alaikum everyone. So this is the session number 3 of our Empower You program. In this session, we will be discussing the topic logic and critical thinking. अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन आए सेशन के दौरान तो आप एंड पे पूछ सकते हैं। सेशन के मतलब सेशन जब हो रहा होगा तब किसी को भी अपना माइक अनम्यूट करना अलाउड नहीं है। So let's start our session. Uh, फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा सेशन है उसकी जो टैग लाइन है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय लॉजिक एंड व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल थिंकिंग। अब लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का वर्ड हम काफ़ी जगहों पे सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक गेट्स हम पढ़ते हैं मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस में। लॉजिक गेट्स असल में क्या करते हैं, जैसे एंड का लॉजिक गेट होता है, और का लॉजिक गेट, नॉट का लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट्स की जो आंसर होता है ना वो सिर्फ दो फॉर्म्स में होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो जो जनरल लॉजिक है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में जो लॉजिक यूज हो रहा होता है, जो फिलॉसफी में लॉजिक यूज हो रहा होता है, उसका भी यही मतलब है कि हम किसी चीज़ को इवेलुएट कर रहे होते हैं कि कोई किसी की बात है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई थ्योरी है, कोई लॉ है। तो वेदर के वो चीज़ जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, वो ट्रू है या फिर अनट्रू है। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है ना उसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर वो ट्रू होता है या फिर अनट्रू होता है। इसको कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक। अब लॉजिक एक मेथड ऑफ रीजनिंग है, एक सिस्टम है प्रिंसिपल्स का जो कि वैलिडिटी चेक करते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट की, किसी भी बात की, किसी भी थ्योरी की वैलिडिटी चेक करते हैं रीजनिंग के थ्रू। ये चेक करते हैं कि कोई भी कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया है किसी भी रीजनिंग से, मतलब पिछले आर्ग्यूमेंट से हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है, तो जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या फिर अनट्रू है, या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ट्रू थे कि अनट्रू थे। अब लॉजिक को साइंस ऑफ रीजनिंग भी कहते हैं, साइंस ऑफ डिडक्शन भी कहते हैं। डिडक्शन डिडक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक पहले से एक सेट ऑफ थिंग्स है, उसको हम देख रहे हैं, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स है, उसको मैं देख रही हूँ कि इसमें कौन से टाइप ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा हैं, किन की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मुझे पता चलता है कि इसमें एप्पल ज़्यादा है, तो मैं डिड्यूस करती हूँ कि इट इज़ अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, क्योंकि मुझे उसमें जो मोस्टली नज़र आ रहे हैं वो एप्पल्स ही नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरी अब डिडक्शन 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स नहीं है लेकिन मोस्टली एप्पल्स हैं। तो मेरी डिडक्शन जो है वो प्रोबेबल है, वो कोई 90% ट्रू हो सकता है, 80% ट्रू हो सकती है। इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है लॉजिक में। प्रोबेबिलिटी एक अनदर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, लॉजिक भी एक सब्जेक्ट है मैथ्स का, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस हर जगह पे हैं। फिलॉसफी में भी हैं, मैथमेटिक्स में इटसेल्फ है, कंप्यूटर साइंस में है, फिजिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो मतलब हमारी मैनेजमेंट साइंसेज हों, आम जिंदगी की कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, सोचना कैसे है, बात कैसे करनी है, इसमें भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। और जो हमारी साइंस रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो अप्लाइड साइंसेज हैं, प्योर साइंसेज हैं, उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब लॉजिक में हमेशा एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, एक प्रेमिसेस होते हैं। इसमें हम पहले काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एक आर्ग्यूमेंट की, या फिर एक स्टेटमेंट सबसे पहले दी हुई है, स्टेटमेंट पास की हुई है कि एवरीथिंग इज वेट आउटसाइड, बाहर हर चीज जो है वो गीली है। तो अब इससे हमने एक इस प्रेमिस से, अब ये सिंगल प्रेमिस है, प्रेमिस तीन चार भी हो सकते हैं। हम एवरीथिंग इज वेट आउटसाइड के आगे कह दें कि एवरीवन इज होल्डिंग अम्ब्रेलाज, द सॉइल इज वेट, उसके बाद द ट्रीज आर रिफ्रेश्ड। इस तरह तीन चार हम प्रेमिसेस दें और फिर कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें इन सब प्रेमिसेस के, इससे कि इट इज़ रेनिंग, बाहर हर चीज़ गीली है, लोगों ने अम्ब्रेलाज पकड़ी हुई हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो गार्डन्स हैं वो रिफ्रेश्ड हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बाहर बारिश हो रही है। तो ये तीन चार प्रेमिसेस थे, उनसे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। लेकिन जब सिर्फ एक प्रेमिस होना तो हमारे कंक्लूजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब एवरीथिंग इज वेट आउटसाइड, हर बाहर हर चीज़ गीली है, ये और भी वजूहात की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल बाहर कोई भी बंदा जो है वो गली को धो रहा है,
रोड की सफाई हो रही है तो उसकी वजह से भी बायर वेटनेस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाय एवरीथिंग इज़ वेट आउटसाइड तो बारिश ही हो। तो जब ज़्यादा जब नंबर ऑफ प्रेमिसेस इंक्रीज हो जाए ना और जब प्रेमिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा वैलिड हों तो तब हमारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू होने कंक्लूजन के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलती-जुलती चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग असल में प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लॉजिक को बिल्ड करते हैं और अप्लाई करते हैं। और लॉजिक असल में एक फील्ड है, एक समझ लें एक मैथ्स की फील्ड है। क्रिटिकल थिंकिंग की हमें ज़रूरत होती है लॉजिक बिल्ड करते हुए और लॉजिक हम अप्लाई कर रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, मतलब ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि इसकी अगर आसान सी डेफिनेशन बताएं तो इसमें क्या होगा कि मेकिंग श्योर दैट यू हैव गुड रीजंस फॉर योर बिलीव्स, कि आपके जो भी बिलीव्स हैं, आप जिस भी चीज़ पे बिलीव करते हो उसके लिए आपके पास गुड रीजंस हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि मुझे सच बोलना चाहिए या फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसके लिए आपके पास दलीलें हों। आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हो तो उसके लिए आपके पास रीजंस हो और वैलिड रीजंस हो, गुड रीजंस हो। अब इधर गुडनेस जो है ना वो भी एक वेग टर्म है। गुडनेस का मतलब है कि गुडनेस का असल मतलब है कि राइट हो, आपके जो रीजंस है ना वो ट्रू हो। अब ट्रू खुद एक जो है ना वो फिलॉसफी में ट्रू की टर्म पे बहस की जाती है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ट्रू है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। तो ये भी जो है ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पे डिपेंड करता है। ये हम देखते हैं कि जो मॉरली जो चीज़ सही होती है उसको हम कहते हैं ट्रू, या फिर जिसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जिससे माशरे में प्रोडक्टिविटी पैदा होती है, मोरालिटी पैदा होती है, उसको हम ट्रू कह रहे होते हैं। जिससे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन अच्छी होती है उसको हम ट्रू कह रहे होते हैं। तो उसके लिए भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। ये फिर जो लॉजिक से अगर हम पीछे जाते हैं ना तो हम फिलॉसफी की तरफ जाते हैं। उसमें हर चीज़ पे बहस होती है कि अगर हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हम असल में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ हम इस फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो फिर फिलॉसफी में चीज़ें चली जाती हैं कि हम ट्रू की नेचर को एग्जामिन करें कि क्या जो चीज़ ट्रू है क्या वो असल में ट्रू है, वो हर हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रू होगी। तो लॉजिक से पीछे जो है ना वो फिलॉसफी चली जाती है। लॉजिक जो है वो एक ब्रांच है फिलॉसफी की। अब क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। क्रिटिकल थिंकिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन करते हैं, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है। आप क्वेश्चन करते हैं वाई का, आप क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों को, आप दूसरे को समझते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं, आप क्लैरिफाई करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड में कि जो ये बोल रहा है उसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या जो ये बोल रहा है मैं वैसे ही समझ रहा हूँ जैसे ये बोल रहा है, मतलब क्या मैं इसकी बात को सही तरह से समझ रहा हूँ। अब पिछली जो हमारी वर्कशॉप हुई है कम्युनिकेशन स्किल्स में उसमें भी ये बात हुई थी कि आपको जो है एम्पैथी की ज़रूरत होती है क्लैरिफिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ की सही जजमेंट के लिए जो है आपको फिर उसके बाद चीज़ें थी कि आप किस तरह से सही से दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसमें था एक्टिव लिसनिंग आपने करनी है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ देर के लिए साइड पे रख के सिर्फ दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट है कि आइडेंटिफाई, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि अगर इसका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिसमैच हो रहा है, अगर हमारी डिबेट होने लगी है, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो डिसएग्रीमेंट की तरफ जा रहा है, हम जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा डिसएग्री कर रहे हैं एग्री करने से, तो प्रॉब्लम क्या है, हम किस किस जगह पे जो है किस पॉइंट पे किस इस जो कन्वर्सेशन के किस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद एनालाइज करना है आपने। एनालाइज जो है ना वो भी एक बहुत मैथमेटिकल सा प्रोसेस है। आपने देखना है कि बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपने उस प्रॉब्लम को या फिर उस स्पेसिफिक चीज़ को एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है। फिर आपने उसकी इवेलुएट, अब जैसे आपने उसकी ट्रूनेस या फिर
उस मतलब उस वो कितना ट्रू हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट और कितना फॉल्स हो सकता है उसको चेक करना है, आपने वेटिंग करनी है। इसमें जो आता है ना वो क्वांटिटी आ जाती है, इसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। एवेलुएट भी जो है वो एक मैथ्स की टर्म है। उसमें आप देखते हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट कितना सच्चा हो सकता है, कितना झूठा हो सकता है, और उसके लिए आप एक रेफरेंस रखते हैं। अब ये जो हमेशा ट्रू और नॉन ट्रू हम देख रहे होते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स को, उससे पीछे हमने कोई प्री अजम्पशंस रखी होती हैं, प्री अज्यूम्ड स्टेटमेंट्स रखी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई इस्लामिक डिबेट हो रही है, तो इस्लाम के लिए हम किस चीज़ को देखते हैं, हदीस और कुरान। तो पहले से ये चीज़ प्री अज्यूम्ड है कि जो हदीस और कुरान में जो चीज़ लिखी हुई है वो ट्रू है। तो अगर हम उसी को चैलेंज कर लें कुरान या फिर हदीस को, तो फिर हम फिलॉसफी में मतलब उस लॉजिक से पीछे चले जाएंगे। लॉजिक के लिए हमें कोई बेस चाहिए होती है। हम कहते हैं कि कोई भी नया फतवा देना है, फिर कोई नया हुक्म आया है, तो उसके लिए हम किसको कहाँ से रेफर करते हैं, कुरान को। हम कहते हैं कि ये चीज़ अगर कुरान में है तो ये ट्रू है, या और ये चीज़ अगर कुरान और हदीस में नहीं है तो ये नॉट ट्रू है। तो पहले से हमने ये चीज़ अज्यूम कर ली है कि कुरान ट्रू है। तो हर चीज़ को जब हम जज कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले कुछ प्री अजम्पशंस होते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सच ट्रू है, सच जो है वो सही है, राइट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अदालत में कि किसी ने सच बोला है या फिर झूठ बोला है। और अगर उसने सच बोला है तो हम कह देते हैं कि सच तो पहले से ट्रू है, मतलब पहले से राइट है, तो हम उसको जो है वो मॉरल की कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब हर चीज़ को जब हम इवेलुएट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ प्री अजम्पशंस होती हैं। फिर जो लास्ट एलिमेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो होता है क्रिएट। कि पहले आपने बाकियों के या फिर जो आप पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, उनको इवेलुएट करना है, क्लैरिफाई करना है, एनालाइज वगैरह करना है, और फिर लास्ट में आपने जो अपना जो स्टेटमेंट है वो क्रिएट कर देनी है, वो पास कर देनी है, फाइनल क्रिएशन कर देनी है स्टेटमेंट की। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हम लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी हमारी रियल लाइफ में क्या पढ़ के हमें वो फ़ायदा होगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने वर्कशॉप की थी, तो फर्स्ट लेक्चर में था कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम देखेंगे कि लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई होती है। अब हर बंदा जो चाहता है वो चाहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं रैशनल हूँ, मैं लोगों को स्मार्ट दिखूँ, इंटेलिजेंट दिखूँ। वो एक इमोशनल बंदा नहीं दिखना चाहता लोगों को, एक सेंसिटिव या फिर एक ओवरवेल्म्ड, इजीली मैनिपुलेटेड बंदा नहीं दिखना चाहता लोगों को। तो जो लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग है वो बेसिस है रैशनल और रीजनेबल इमोशनल लाइफ का। यानी ऐसे नहीं है कि आप इमोशनल एंटिटी नहीं है, हर एक इंसान एक इमोशनल एंटिटी है, लेकिन इमोशंस के साथ वो एक रैशनल और रीजनेबल एंटिटी भी है। अल्लाह ने जो है वो एक इंसान में इमोशंस और रैशंस का बैलेंस रखा है। तो अगर आपने एक रैशनल और रीजनेबल इंसान बनना है, अपने एक रैशनल और रीजनेबल लाइफ गुजारनी है, एक लॉजिकल थिंकिंग से डिराइव हुई हुई लाइफ गुजारनी है, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। आप बचपन से अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा ब्रेन है उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन बचपन में बन चुका होता है कि तो जो बच्चे बचपन में ही क्रिटिकल थिंकिंग सीख लेते हैं, वो उनको उनके घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते, वो किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते, वो अपने आसपास लोगों को रोते हुए नहीं देखते, गुस्सा करते हुए नहीं देखते। अब ये सारे इमोशंस हैं। डिसीजन मेकिंग वो आसपास अपनी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, अपने माँ बाप की डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग देखते हैं, खुद वो जब क्वेश्चंस करते हैं तो उनको लॉजिकल आंसर्स मिलते हैं। अब हर बच्चा जब वो पैदा होता है तो वो क्यूरियस होता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, और अगर वो क्वेश्चंस करे और उसको सही जवाब ना मिले, या फिर उसको लॉजिकल जवाब ना मिले, सेटिस्फाइंग जवाब ना मिले, तो वो इमोशनली तो वो इमोशंस की तरफ जाता रहता है, क्योंकि दो ही हमारे पास रास्ते हैं, तो हमने इमोशनल होना है या फिर रैशनल होना है। तो अगर हमें रैशनैलिटी की ड्राइव्स नहीं मिलेंगी, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसके बारे में हम क्यूरियस हो सकें, हम उसको मज़ीद से मज़ीद सीख सकें, उससे उसके बारे में सवाल कर सकें, तो हम इमोशंस की तरफ जाएंगे। एक ना एक तरफ हमने लाजमी जाना है।
फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग इनेबल्स अस टू फॉर्म साउंड बिलीव्स एंड जजमेंट्स। अब क्रिटिकल थिंकिंग से हम साउंड बिलीव्स रखते हैं, मतलब ऐसी कोई भी इस तरह फजूल फहम हम नहीं रखते। हम ऐसे बिलीव्स रखते हैं जिन पे हम दलील दे सकें, और ऐसी दलील दें जो दूसरे को परसुएड कर सके, और हम दूसरे के बारे में जो है साउंड जजमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कोई बंदा इमोशनल है तो उसको आके कोई और बंदा उसके सामने आके किसी की गिबत करेगा, और वो उसको जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई दोस्त आके मेरे पास कहेगी कि ये बंदा या ये बंदी तुम्हारे बारे में इस तरह कह रही थी, तुम्हारी बुराई कर रही थी, और फिर मैंने उसके सामने ये जस्टिफिकेशंस पेश की। मतलब वो बड़ा खुद को जो है वो अच्छा बताने की कोशिश करेगी, और दूसरे को, मेरी दूसरी दोस्त को डिग्रेड करने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी, और अगर मैं रैशनल हूँ तो मैं सोचूंगी कि अगर मेरे सामने आके किसी दूसरे के बारे में ऐसे बात करी है तो उसके सामने जाके भी मेरे बारे में ऐसे बात कर सकती है। और ये अगर ये सच, मतलब शायद उसने जो है किसी दूसरे बंदे ने मेरे बारे में वो बातें उस पॉइंट ऑफ व्यू से की भी ना हो, लेकिन जो मेरे से बंदा बात कर रहा है उसने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, और वो मुझे उसके बारे में बुराइयां बता रहा है, और क्या पता वो उसको एग्जैजरेट करके बता रहा हो। तो एक रैशनल बंदा कभी भी गिबत करने वाले पे ट्रस्ट नहीं करता, उसकी बातों में नहीं आता, उससे इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि गिबत लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो आपके साथ बॉन्डिंग बना सकें। वो असल में चाहते हैं कि वो दूसरे की बुराइयां करके आपके करीब हो सके। तो एक इमोशनल बंदा हमेशा गिबत से डिराइव हो जाएगा, और एक रैशनल बंदा कभी भी गिबत से डिराइव नहीं होगा। कोई भी बंदा आपके सामने आके किसी और की बात करे कि उसने तुम्हारे बारे में इस तरह बुराई की है, तो अगर आप उसकी बातों में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है वो प्रूफ है कि आप एक इमोशनल, आपकी जो ड्राइव है, आपकी जो मेंटल ड्राइव है वो इमोशनल है। फिर ओपन्स अप अ वे फॉर कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जब आप लॉजिकली सोचते हैं, तो आप खुद को असेस करते रहते हैं। आप जब आप लोगों से डिबेट करते हैं, लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आप अगर किसी आर्ग्यूमेंट में हार जाएं आप, तो आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को भी देखते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं कि क्या पता वो सही हो, और मैं अगर ये आर्ग्यूमेंट में मेरा आर्ग्यूमेंट वीक था तो क्यों था, और फिर अगली बार आप अपना आर्ग्यूमेंट इम्प्रूव करते हैं। मतलब आप दूसरों से सीखते रहते हैं थ्रू लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और आप इसी तरह आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती रहती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती रहती है। फिर इसके बाद प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ऑन बायसेस। हम अपने बायसेस को समझ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। अब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बायस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा जो है वो पैसे की तरफ बायस होता है, उसको पैसा पसंद होता है। कोई बंदा इंटेलिजेंस की तरफ बहुत ज्यादा बायस्ड होता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एक मिनट में देखती हूँ। कट रही है फिर आ नहीं रही। अब क्लियर है? अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम हमारे जो अपने बायसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिटिकल थिंकिंग से मिलती है। अब हर बंदा किसी ना किसी चीज़ की तरफ बायस्ड होता है। कुछ लोग इंटेलिजेंस की तरफ बायस्ड होते हैं, उनको इंटेलिजेंस पसंद होती है। कुछ लोग पैसे की तरफ बायस्ड होते हैं, अच्छे ड्रेसिंग की तरफ बायस्ड होते हैं। मतलब जो इंसान के अंदर खुद चीज़ होती है ना, वो उसकी तरफ बायस होता है। फॉर एग्जांपल, किसी को इस्लाम बहुत पसंद है तो वो इस्लामिक लोगों की तरफ बायस्ड होगा। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ बायसेस होते हैं। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग्स होते हैं उनको पता होता है कि मैं इस चीज़ की तरफ बायस हूँ, तो जब वो प्रोफेशनली किसी चीज़ को जज कर रहे होते हैं तो फिर वो अपने बायसेस पे नहीं जाते। वो जो फैसले जो
डिसीजन है, जो जजमेंट की मतलब जजमेंट जिन चीज़ों से डिराइव होगी, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे वो अमल करते हैं, वो अपने बाइसेस पे नहीं जाते। और वो उनको पता होता है कि वो अगर पर्सनली कोई डिसीजन कर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं उनका बाइस आ रहा है। तो वो उनको उस चीज़ का भी पता होता है और वो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसका ख़्याल रख सकते हैं, अपने बाइसेस को ख़त्म कर सकते हैं, अगर उनके बाइसेस रॉन्ग है। अक्सर ऐसा होता है, हर इंसान के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम बायस भी कह सकते हैं कि वो इंसान उस चीज़ की तरफ बायस है। तो हम अपने प्रोफेशनली जब किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज़ को अपने लिए चूज़ करें, तो तब हम, अगर हमारा कोई बायस जायज़ है तो हम उस पे अमल कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जब हम कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो हमें, जब हम दूसरे के लिए कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो हमें अपने बायसेस को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसके बाद फोस्टर सुपीरियर डिसीजन मेकिंग। अब जो बंदा क्रिटिकली सोच रहा है, जिसको पता है अपना, जो सेल्फ अवेयर है, उसको पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, मैं इस चीज़ के बारे में बायस हूँ, इस चीज़ के बारे में नहीं हूँ, तो वो जब भी डिसीजन करेगा तो वो रैशनल डिसीजन करेगा। उस डिसीजन में उसका गुस्सा नहीं आएगा, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, उसकी एंग्जाइटी नहीं आएगी। अगर वो किसी चीज़ को लेके शाय है, अगर उसको सोशल एंग्जाइटी है और उसने कोई किसी जगह पे कोई स्पीच देनी है और वो स्पीच उसके कैरियर को बूस्ट कर सकती है, तो वो कभी भी अपनी एंग्जाइटी की वजह से उस स्पीच से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो एक अच्छा डिसीजन करेगा और वो स्पीच देगा, क्योंकि उसके लिए अपना कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपना जो एंग्जाइटी है वो उसके लिए एक हर्डल है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ना कि उसको खुद पे सवार करेगा। फिर इसके बाद एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ ज़िंदगी में नहीं हो सकती कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसको हमने एनालाइज करना है कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, बल्कि ये जो हमारी एजुकेशनल लाइफ है, जो हमारा करियर है, उसमें भी हमारी मदद कर सकती है। जब भी हम किसी, फॉर एग्जांपल कोई फिजिक्स रिलेटेड या फिर कोई भी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसके बारे में क्रिटिकली सोच सकते हो, तो तब आप उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम में बेसिक काम, फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है, इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। आपने अपने माइंड में एक मैप बनाना होता है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपकी हेल्प करती है। फिर उसके बाद लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारे आईक्यू और ईक्यू को एनहांस करता है। ईक्यू को कैसे एनहांस करता है? जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो हमें आम बातों पे गुस्सा नहीं आता, हम आम बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं होते, इरिटेट नहीं होते, हमारे एंगर इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हम कोई भी इस तरह छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको लेके पैनिक नहीं होते, हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये टाइमली प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी, या फिर खुद अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं, अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसके बारे में टेंशन लेना छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आईक्यू कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर हो रही है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो रही है, तो एज अ रिजल्ट हमारा आईक्यू जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। हम लॉजिकली सोच रहे हैं तो यानी हमारी इंटेलिजेंस इंक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद क्या है कि वाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट? इसमें वही जो पिछला था ना, अब ये थोड़ा जो प्रोफेशनल ग्राउंड है, फिर करियर में थोड़ा ज़्यादा इसका ये जो पॉइंट्स है उनका रोल है। इससे क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। अब कोई लीडर है, अगर वो लीडर एक क्रिटिकल थिंकर भी है, तो वो अपनी कंपनी में देखेगा, अगर उसकी कोई कंपनी है और उसने किसी और कंपनी के साथ कोई डील साइन करनी है, तो वो देखेगा कि कंपनी मुझे क्या बेनिफिट्स पहुंचा सकती है, क्या लॉस हो सकता है मुझे, ये जो मैं डील करूंगा उससे मुझे क्या लॉस हो सकता है, कि लॉस जो है वो ज़्यादा हैवी होगा या फिर जो प्रॉफिट होगा वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो वो वेट करता है प्रॉफिट और लॉस को, और दूसरी कंपनी उसको कितना बेनिफिट पहुंचा सकती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो उसको वे करता है और फिर क्रिटिकली थिंक करके वो डिसीजन करता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैंने बताया है, आपकी रिसर्च स्किल्स, कि अब रिसर्च, अब ये जो किसी कंपनी का लीडर है और वो दूसरी कंपनी पे रिसर्च कर रहा है, अपने प्रॉफिट लॉस को जो है वो फ्यूचर में जाके चीज़ों को जो है एनालाइज कर रहा है, तो ये भी एक टाइप ऑफ रिसर्च ही है। और अगर आप
मतलब कोई भी आप स्टैट्स का काम कर रहे हैं, किसी जगह पे आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी मेडिसिन में किसी बीमारी पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग का रोल हो सकता है। फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग से आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। जब आपके इमोशंस जितने कम होंगे, आपके इमोशंस जितने फीबल होंगे, उतनी आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। जितनी आपकी इमोशनल ड्राइव ज़्यादा होगी, उतनी आपकी क्रिएटिविटी कम होगी। जब आपको गुस्सा कम आएगा, आप चीज़ों पे इतनी आसानी से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, तो आपका दिल चाहेगा कि आप कोई काम करें, आप क्यूरियस होंगे चीज़ों को लेके, आपका दिल चाहेगा कि आप स्किल सीखें। जब आप दूसरों को देखेंगे और उनसे सीखेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो तब भी आपका दिल चाहेगा कि आप रिसर्च करें। तो ये सारी चीज़ें क्या बढ़ाती हैं? आपकी क्रिएटिविटी। और इससे क्यूरियोसिटी स्टिम्युलेट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो है क्वेश्चनिंग। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं ना, यानी आप सोच रहे हैं, आप उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप क्रिटिकली कुछ भी सोच रहे हैं, तो और क्वेश्चनिंग से आपके अंदर मजीद क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना मिले, तो तब आप उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आप बाकी लोगों से उस बारे में क्वेश्चन करते हैं, आप खुद उस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करते हैं और आपको आंसर्स मिलते जाते हैं। और जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते जाते हैं, आपके दिमाग में और क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, इससे आपकी क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट होती है। फिर इसके बाद क्या है? आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है? आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस। आर्ग्यूमेंट्स एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है जिनको प्रीमिसेस कहते हैं, जो पहले स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं। फिर आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट जब हम प्रेमिसेस देते हैं, तो एंड पे लाजमी हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब प्रेमिसेस क्या बताते हैं? वो एक रीजन बताते हैं जिस रीजन की वजह से हम कंक्लूजन पे बिलीव कर सकें। अब वो रीजन गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, और प्रोबेबल रीजन भी हो सकता है। प्रोबेबल यानी कुछ प्रोबेबिलिटी हो कि वो रीजन जो है, अगर वो रीजन ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू है, और कुछ प्रोबेबिलिटी हो कि अगर वो रीजन ट्रू भी है तब भी कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। लेकिन अगर रीजन ट्रू है तो कंक्लूजन के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, तब हम उसको एक प्रोबेबल रीजन कहेंगे। इन अ गुड आर्ग्यूमेंट द प्रीमिसेस सपोर्ट द कंक्लूजन। एक गुड आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें प्रीमिसेस हमेशा कंक्लूजन को सपोर्ट करती हैं। अब एग्जांपल है प्रीमिस वन, इफ ए देन बी। अगर ए है देन बी है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ए ट्रू है तो बी होगा। अब प्रेमिस टू क्या है कि ए यानी मतलब ए एग्जिस्ट करता है देन बी। जो हम पिछली एग्जांपल है उसी को रेफर कर लेते हैं कि इफ इट इज वेट आउटसाइड देन इट्स रेनिंग। अब प्रेमिस टू क्या? इट इज वेट आउटसाइड देन इट इज रेनिंग। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक, या फिर सिलोजिज्म इसको हम कहते हैं। इफ देन स्टेटमेंट जो होती है ना, वो हमेशा सिलोजिज्म इसको हम मतलब सिलोजिज्म को इफ देन स्टेटमेंट कहते हैं। इफ देन स्टेटमेंट को हम एज अ सिलोजिज्म टर्म कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर टाइप्स ऑफ रीजनिंग होती हैं। एक होता है एम्प्लीएटिव आर्ग्यूमेंट, एक होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव जो होता है ना, वो मोस्ट यूज्ड आर्ग्यूमेंट होता है, और ये ट्रू होता है मोस्टली। ये सबसे ज्यादा गुड आर्ग्यूमेंट होता है। अब डिडक्टिव हम देख लेते हैं। अब एक लड़की ने एक दो बंदे हैं, एक बंदे ने दूसरे बंदे से सवाल किया कि व्हाट डू यू थिंक विल मोंटी कम टू द पार्टी, कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मोंटी पार्टी पे आएगा। तो दूसरा बंदा जवाब दे रहा है कि अब वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि मोंटी इज रियली शाय। मोंटी बहुत शाय है, मोंटी रेयरली गोज टू पार्टीज। वो दूसरा प्रेमिस दे रहा है कि मोंटी पार्टीज पे बहुत कम जाता है। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मोंटी वॉन्ट बी एट द पार्टी। अब ये जो है ना, ये प्रोबेबल है। प्रोबेबल का दूसरा नाम एम्प्लीएटिव हो सकता है। यानी मोंटी शाय है और मोंटी पार्टीज पे बहुत कम जाता है, तो मोंटी पार्टी पे नहीं होगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि मोंटी अपने शाइनेस को ओवरकम कर ले और ये पार्टी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो तो वो आ भी जाए। तो ज़रूरी नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। लेकिन डिडक्टिव जो होता है वो नियरली 100%, 99.9% ट्रू होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि मोंटी इज इन बीजिंग।
मोंटी बीजिंग में है, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट हेयर फ्रॉम बीजिंग इन एन आफ्टरनून। अब बीजिंग जो है उसका फॉर एग्जांपल अगर सफ़र 12 आवर्स प्लस है तो एक दोपहर में वहां पर आना इम्पॉसिबल है। पार्टी में आना मतलब पार्टी में पहुंचना बीजिंग से इम्पॉसिबल है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि मोंटी वॉन्ट बी एट द पार्टी। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रेमिसेस हैं, उनसे जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है वो ज्यादा लॉजिकल है। तो और इसके ट्रू होने के चांसेस जो है 100% है। अगर प्रेमिसेस ट्रू है ना, अगर मोंटी असल में बीजिंग में है तो वो पार्टी में नहीं आ सकेगा। और अगर ये वाली चीजें ट्रू भी हो ना, अगर मोंटी शाय असल में भी हो लेकिन तब भी वो अपनी शायनेस को ओवरकम करके पार्टी में आ सकता है। फिर अब इसके बाद कुछ और डिडक्टिव रीजनिंग का तो मैंने बता दी है। फिर इसके बाद एबडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो एम्प्लीएटिव रीजनिंग की दूसरा नाम है एबडक्टिव। एक और रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब इस स्लाइड्स में ना मैंने कुछ पिक्चर्स के साथ लिंक्स भी अटैच किए हैं, इस पिक्चर के साथ भी लिंक अटैच है, तो वहां से आप जाके अगर आपको ये रीजनिंग सही से समझ नहीं आती तो आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, व्हेन द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू। बल्कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो एम्प्लीएटिव रीजनिंग की दूसरी फॉर्म है कि अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रू हो सकता है। इसमें हम जाते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक एक रीजन बताइए और फिर जनरल की तरफ चले गए कि वो पार्टी पे नहीं आएगा। और इसमें एक जनरल रीजन बताइए कि मोंटी बीजिंग में है तो वो और भी बहुत सारी चीजें अटेंड नहीं कर सकता, वो और भी बहुत सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर वो बीजिंग में है तो वो पार्टी में नहीं आएगा। उसके अलावा एडप्टिव रीजनिंग जो है ना, इसमें हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो मतलब जो बेस्ट पॉसिबल प्रेमिस होता है ना उसका हम बताते हैं। इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, ये जो उधर लिंक था उसी को मैंने ओपन किया हुआ है इस वेबसाइट पे। इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव इन सब की एग्जांपल्स दी हुई हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव का मैंने बता दिया है। अबडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो इंडक्टिव रीजनिंग के बिल्कुल करीब होती है। इसमें हम बेस्ट रीजन बताते हैं। अब इसका क्या एग्जांपल है कि अब एक पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव, उसके रिपोर्ट आ गई है फॉर ओवर 10 years। मतलब वो 10 years से HIV पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट हैज़ नॉट डेवलप्ड एड्स। मतलब उसको इन्फेक्शन है HIV लेकिन उसको एड्स डेवलप नहीं हुई। तो ऐसा हो सकता है कि उसको HIV की कोई और डिजीज हो या फिर उसको खाली इन्फेक्शन हो। फिर ऑब्जर्वेशन टू क्या है, प्रीमिस टू क्या है कि द पेशेंट इज नेवर टेकन एनी एंटी HIV मेडिकेशन। यानी उसको 10 साल से HIV पॉजिटिव है वो, लेकिन उसको अब तक एड्स नहीं हुई, हालांकि उसने HIV मेडिसिन भी नहीं ली। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, दिस पेशेंट हैज एन इनबॉर्न जेनेटिक रेजिस्टेंस टू HIV। कि उसके अंदर HIV है लेकिन उसके अंदर इनबॉर्न जेनेटिक रेजिस्टेंस है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जो इन्फेक्शन है उसके लिए जो बड़ी डिजीज है एक, वो डेवलप नहीं कर रहा, और वो इन्फेक्शन जो है वो उसके अंदर है लेकिन वो 10 साल हो गए हैं लेकिन उसमें डिजीज डेवलप नहीं कर सका। तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब इसका मोस्ट प्रोबेबल उन्होंने कॉज बताया है, पॉसिबल कॉज बताया मोस्ट पॉसिबल, कि उस पेशेंट में इनबॉर्न जेनेटिक रेजिस्टेंस होगी HIV से। तो ये एबडक्टिव रीजनिंग में हम मोस्ट जो प्रोबेबल रीजन होता है ना वो बताते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल। अब जरूरी नहीं है बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी 100% ट्रू हो। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो बेस्ट होती है, उसमें 100% ट्रू की प्रोबेबिलिटी होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में 80% ट्रू की हो सकती है, मतलब मोस्टली ट्रू होती है। और एबडक्टिव रीजनिंग में जो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होती है ना वो हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उसकी हमें परफेक्ट रीजन पता ही नहीं होती, हमें उसकी जो 100% ट्रू रीजन पता ही नहीं होती, जो हमें बेस्ट रीजन पता होती है वो हम बता देते हैं। फिर इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, अपने ऑब्जर्व करना है किसी भी चीज़ को। फिर उसके बाद मतलब हमने नोटिस करना है और प्रिडिक्ट करना है प्रॉब्लम्स को और सोल्यूशन को। आपने देखना है कि प्रॉब्लम किस तरह की है और उसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। आपने एक चार्ट बनाना है कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है और ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर इसको एनालाइज करना है
उसके बारे में डाटा गैदर करना है, उसके बारे में दूसरों से मशवरा लेना है, इन्फ्रेंस करना है, फिर अपने कंक्लूजन्स ड्रा करने हैं रेलेवेंट डाटा की बेसिस पे। आपने अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करना है। फिर उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन करनी है, जो आपने इन्फ्रेंस किया वो दूसरों से शेयर करना है, और उनसे भी आप मशवरा ले सकते हैं, दूसरों के आर्गुमेंट्स को भी जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। जो लास्ट स्टेप है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आपने लास्ट में सॉल्व करना है। और अगर आपके सॉल्यूशंस में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अपने सॉल्यूशंस को ट्रबल शूट करना है, यानी अपने सॉल्यूशंस में फिर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो है फिर फैलेसीज का टॉपिक आ जाता है, हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमन लॉजिकल फैलेसीज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकर बनने का यही मतलब है कि हमने फैलेसीज से बचना है। फैलेसीज यानी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हमने पढ़ी थी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ बैरियर्स थे। तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में बैरियर्स थे, वैसे ही क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ फैलेसीज हैं, लॉजिकल थिंकिंग में कुछ फैलेसीज हैं। फैलेसी या फॉल्टी रीजनिंग, यानी रीजनिंग में कोई फेलियर आ गया जिससे हमारा जो इन आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड हो गया, हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड ही नहीं है, उसके ट्रू और नॉन ट्रू होने की बात तो बाद में आती है, लेकिन जो हम आर्ग्यूमेंट करें वही इनवैलिड हो गया। अब डिफरेंट कॉमन लॉजिकल फैलेसीज हैं। इस स्लाइड्स में मैंने इनकी एग्जांपल्स नहीं डाली है, मैं वैसे आपको बताती जाऊंगी। एंड पे मैंने एक लिंक डाला हुआ है, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, और इन फैलेसीज की वो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। और फिर ये वाली स्लाइड है ना, इसमें बाकी फैलेसीज भी बताएंगी है। स्लाइड्स में मैंने सिर्फ 10 कॉमन फैलेसीज लिखी हैं, बाकी इस लिंक में 15 मैंशनड हैं, और ये जो पिक्चर है इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैलेसीज जो है वो मैंशनड है। अब एड होमिनम फर्स्ट फैलेसी है। इसमें क्या है कि आप एक बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, दो बंदों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और आप आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के बजाय दूसरे बंदे पे अटैक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मुझे कह रहा है कि तुम्हें इस जगह पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तुम्हें क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, और मैं उसको आगे से कह रही हूँ कि तुम खुद भी तो झूठ बोलते हो। अब झूठ बोलने और कूड़ा फेंकने का कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं उस पर अटैक कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ तुम्हारे अंदर भी तो ये खामी है, तो तुम मेरी खामी को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो। मतलब मैं आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे रही, लेकिन मैं पर्सन को अटैक कर रही हूँ। उसके बाद स्ट्रॉमैन फैलेसी, रिप्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक। अब आपको कोई बंदा आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन आप उसी को जो है वो मैनिपुलेट करके उसको बता रहे हो। कोई बंदा आपको कह रहा है कि तो मैं तुम्हारी इस बात से जो है वो एग्री नहीं करता, और आप उसको कह रहे हो कि तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते, यानी तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, तो तुम मेरे दोस्त क्यों हो, तुम मेरे साथ क्यों हो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें मेरी बात ही नहीं पसंद, तो तुम मेरे साथ क्यों हो। यानी उसने आर्ग्यूमेंट क्या किया कि मैं तुमसे इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको उस चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करके उस आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसने वो बात नहीं की, लेकिन आप खुद उस चीज़ को बढ़ा रहे हो ताकि आप दूसरे बंदे पे अटैक कर सको, क्योंकि उसके आपके पास उसके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है। अब ये फैलेसीज कब आती हैं? जब आपको आर्ग्यूमेंट करना ना आता हो, जब आपको क्रिटिकल थिंकिंग ना आती हो, जब आपको आर्ग्यूमेंट का जवाब देना ना आता हो, तो आप उसमें कोई ना कोई अगले इंसान में कीड़े निकालते हो, या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर की बात बीच में ले आते हो। अब जो नेक्स्ट फैलेसी है वो इसी बारे में है, बल्कि नेक्स्ट फैलेसी है फॉल्स डिलेमा, यानी प्रेजेंटिंग टू ऑप्शंस एज द ओनली पॉसिबिलिटीज। कि आपको कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कैरियर गाइड अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि तुम्हारे पास अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, कि या तो तुम डॉक्टर बन जाओ या फिर तुम इंजीनियर बन जाओ। यानी सक्सेस के दुनिया में हजारों ऑप्शंस हैं, लेकिन उसने सिर्फ दो ऑप्शंस बता दिए कि सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज में तुम सक्सेसफुल होगे। और इस चीज़ से उस स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो गई है, और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है इस डिलेमा की वजह से। रेड हेरिंग क्या है? कि आप डिबेट कर रहे हो, लेकिन आप इररिलेवेंट पॉइंट्स को बीच में लाके अपना जो फोकस है ना, फोकस को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हो, शिफ्टिंग फोकस कर रहे हो, फोकस को शिफ्ट कर रहे हो। फिर हैस्टी जनरलाइजेशन क्या है? कि आप किसी कोई एक दो एग्जांपल है आपके पास, आप कहते हो कि पाकिस्तान में ये बंदा टेररिस्ट था,
तो सारे के सारे पाकिस्तानी ही टेररिस्ट्स हैं। तो ये आप पूरे किसी छोटी सी एग्जांपल का लेके पूरे मास को जनरलाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद अपील टू अथॉरिटी, आप अपने क्लेम को जो है आप कोई क्लेम कर रहे हो और उसको किसी पॉपुलर बंदे की बात से बैक कर रहे हो। अपने क्लेम को किसी पॉपुलर बंदे की बात से बैक कर रहे हो। आप कहते हो कि जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या फिर रूड होना जो है वो एक सही बात है, वो आज के ज़माने में ये ऐसे ही बंदे को होना चाहिए। और आप कहते हो कि इस फलां बंदे ने फलां सेलिब्रिटी ने इस तरह का है, और वो सेलिब्रिटी कोई इस तरह फिलोसोफर नहीं है, वो एक आम सेलिब्रिटी है, कोई पॉपुलर बंदा कोई फिलोसोफर नहीं है, कोई वो क्रिटिकल थिंकर नहीं है, और आप वैसे ही उसकी बात को जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट बता रहे हो। तो ये भी हमारे पास एक फैलेसी है। फिर उसके बाद स्लिपरी स्लोप, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो, आप कह रहे हो कि तुमने मेडिकल चूज किया, इसी वजह से तुम अब एंट्री टेस्ट में फेल हो गए और तुम अनसक्सेसफुल हो गए, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। मतलब आप एक स्लिपरी स्लोप पे चले जा रहे हो, आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और उसी को आगे होने वाले सारे इवेंट्स की वजह बता दी है। अपील टू इग्नोरेंस, यानी आप कह रहे हो कि कोई चीज ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि अब तक उसको गलत साबित नहीं किया गया। फिर अपील टू पिटी, आप खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं जो हूँ वो बेचारा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में लेट पहुंचे हो, आप कह रहे हो कि मैं सुबह लेट उठा और मेरे कपड़े जो थे वो इस्त्री नहीं थे, मेरे साथ ये हुआ, मुझे नाश्ता टाइम पे नहीं मिला। तो आप दूसरे बंदे को इमोशनली प्रोवोक कर रहे हो और खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद बैंड वैगन फैलेसी, आप कह रहे हो कि जो मेजोरिटी का ओपिनियन है ना वो राइट है, हालांकि मेजोरिटी हमेशा राइट नहीं होती, वो रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हो मेजोरिटी राइट है, जो मेजोरिटी कह रही है वो भी बात राइट है। फिर इसके बाद क्या है कि इसके बाद ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फैलेसीज की। अभी हमारी लास्ट स्लाइड है कि हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। सबसे पहली चीज़ कि आपने क्वेश्चंस पूछने, क्लास में क्वेश्चंस पूछने हैं, हर जगह जहाँ पे भी आप मौका मिले तो आप क्वेश्चनिंग करो, आप लॉजिकल क्वेश्चंस करो। फिर उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेस अपने हालात को देखो, आप देखो कि कोई बंदा जिस हालात में आर्गुमेंट कर रहा है तो उसके कैसे हालात हैं, वो उस आप उसके आसपास की चीज़ों को देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि अगर वो ये बात कर रहा है तो वो किस वजह से बात कर रहा है। फिर आप दूसरों की बात को गौर से सुनो, एक्टिव लिसनिंग करो। अब जो कम्युनिकेशन स्किल्स की हमारी वर्कशॉप थी उसमें मैंने एक्टिव लिसनिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो बंदा दूसरा बोल रहा है आप उसको 90% समझ रहे हो और आप उसको बता सको कि तुमने ये बात की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू आर टोल्ड। यहाँ पे किसी का माइक अनम्यूट है। रविया, रविया अपना माइक म्यूट कर लें। फिर इसके बाद क्या है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू आर टोल्ड। जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है आप उसको बिलीव ना करो, आप अपनी रिसर्च करो। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। अब ज़रूरी नहीं है कि हम खुद जो भी सोच रहे हैं वो भी ट्रू हो। हम ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, हम गलत सोच सकते हैं, हम किसी को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हमारी अक्ल कुल है और हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं वो 100% ट्रू है। तो हमेशा कभी भी अपने आप पे 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। खुद जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में भी रिसर्च करनी चाहिए और अंधा नहीं होना चाहिए अपनी बिलीव्स पे, अपनी थॉट्स पे, लोगों की बातों पे। फिर उसके बाद सेल्फ अवेयर होना चाहिए, अपने बायसेस का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, मेरी वीकनेसेस ये हैं, मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं चीज़ों को गलत सोच सकता हूँ, मैं किसी को गलत जज कर सकता हूँ, मैं मुझे गुस्सा जल्दी आ सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, अपने आप का पता होना चाहिए। इवैल्यूएट अपोजिंग व्यूज। आप अगर किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप खुद को दूसरे की जगह पे रख के एम्पैथी दिखाएं और दूसरे की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी समझने की कोशिश करें, उसको भी इवैल्यूएट करें। उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जहाँ पे है उसको आपने एनालाइज करना है, उसको ढूंढना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे जो दोनों पार्टीज है ना, जो आर्ग्यूमेंट करने वाली दोनों पार्टीज हैं वो एग्री करें उस पॉइंट पे।
फिर आपने जनरलाइज़ेशंस को अवॉइड करना है, आपने ये नहीं करना कि कोई छोटी-सी बात हो गई है, कोई छोटा-सा मतलब कोई छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, कोई एक बंदे की एग्ज़ाम्पल है और उसपे आपने पूरे मास को जो है वो जनरलाइज़ कर दिया है। फिर बाइस्ड असम्पशंस को अवॉइड करना है, यानी जब भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट कर रहे हैं, तब आपने अपने बाइसेस को साइड पे रख के करना है। अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ बाइस्ड हैं, आपको कोई भी चीज़ पसंद है, तो आपने आर्गुमेंट करते वक़्त उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। फिर इसके बाद ये कुछ स्टेप्स थे, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो फॉर श्योर आप एक क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। फिर अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप क्लियरली सोचना चाहते हैं, आप इस बारे में और सीखना चाहते हैं, तो आप ये दोनों बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत पॉपुलर बुक्स हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं। मैं द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली को मैं खुद भी पढ़ रही हूँ और इसके बारे में भी मैंने सुना हुआ है कि ये एक अच्छी बुक है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में क्या है बेसिकली, इसमें दो थिंकिंग के ना मोड्स बताए गए हैं कि थिंकिंग फास्ट यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड थिंक करता है, सबकॉन्शियस यानी जो हमारा माइंड है, जो इनवॉलेंट्री माइंड है, कि जब हम जैसे किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली सोच आती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ होती है। और स्लो थिंकिंग क्या है, जो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा हमें कहता है कि तुम ये चीज करोगे, हम कहते हैं कि हम मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। तो इस ये मतलब स्लो थिंकिंग होती है। हम माइंड मैप बनाते हैं, हम कहते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो ये स्लो थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग में काम आती है। फास्ट थिंकिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ होती है। तो डैनियल कहनेमैन ने इन दोनों मोड्स ऑफ थिंकिंग को एक्सप्लेन किया है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली मतलब आप किस तरह से क्लियरली थिंक कर सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में, विदाउट एनी फैलेसीज को माइंड में रखे हुए, बाइसेस को माइंड में रखे हुए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को माइंड में रख के आप किस तरह से थिंक कर सकते हो। फिर थैंक्स फॉर योर एक्टिव लिसनिंग, और इफ़ यू वर, क्योंकि ये जो एक्टिव लिसनिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की फर्स्ट कंडीशन है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Always feel free to open your mic. Thank you so much, ma'am Sarah, for your impressive and informative session. We can end this call. You all may leave now. थैंक यू, अल्लाह हाफिज।